हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वर्क एंड एनर्जी में बढ़ते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पे बच्चों न्यू आए हैं तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पर क्लिक करिए, वहाँ पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा, अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम। ओके बच्चों, एक लाइट ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें क्या करना है? लाइट मतलब हल्का ऑब्जेक्ट है, हैवी मतलब थोड़ा भारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसका डायग्राम बनाइए पहले सॉल्यूशन में। देखिए पहले देखो, उसने लाइट ऑब्जेक्ट की बात करी है, फिर उसने हैवी, तो इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को आपको करना है। मतलब जब आप फर्स्ट बॉडी का मास अज्यूम करोगे तो उसको आप लाइट मानना और सेकंड बॉडी को हैवी मानना। गलत मत कर देना, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाली को हैवी कर दिया और सेकंड वाले को लाइट, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, पहले उसने लाइट की बात करी है, तो ये देखिए एक लाइट बॉडी है, ये इस तरीके से, करेक्ट। ये कैसी बॉडी है? लाइट। ये जो लाइट बॉडी बच्चों, इसका मास है कितना? m1, और इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है? v1। और यहां पर एक हैवी ऑब्जेक्ट बना लीजिए या हैवी बॉडी, ये इस तरीके से, करेक्ट। तो इसका मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली m2, और इसकी वेलोसिटी है कितनी? v2, करेक्ट। ये अज्यूम हमने कर लिया। कह रहा है कि हैव द सेम मोमेंटम, इनका मोमेंटम दोनों का सेम है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम p1। हाँ भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए। मैं आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूला बताता हूँ। कौन कौन सा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि 1/2 m × v²। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। v क्या है? बॉडी की स्पीड बोल दो, या बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। तो v को आप स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो। यहाँ पर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ओके, ये हम अज्यूम करके चलेंगे, करेक्ट। और मोमेंटम p इज टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? p1 इज टू फर्स्ट बॉडी का मास इंटू फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, यानी कि m1 इंटू v1। इसी तरीके से सेकेंड बॉडी का मोमेंटम p2 इज टू क्या हो जाएगा? m2 इंटू v2, करेक्ट। ऐसा हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है? ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हैव द सेम मोमेंटम। ओके, अ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है, करेक्ट। यानी कि बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P1 इज इक्वल्स टू P2। P1 इज इक्वल्स टू व्हाट? P2। दोनों का मोमेंटम सेम है। नाउ वैल्यू रखिए। P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी कि M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। भाई P1 की वैल्यू कितनी है? M1 V1। ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है और ये इक्वल है सेकंड बॉडी के मोमेंटम के, यानी कि m2 इंटू v2, करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी। अब यहां से बच्चों आपको कुछ रीजनिंग करनी है। क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे मैं आपको एक फील देता हूं। आपको अपनी कॉपी में इसको रफ वर्क में नोट कर लेना है। आइए हम आपको एक फील देते हैं। क्या फील देते हैं? सुनिए। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसका मास m1 है 8 किलोग्राम। मान लीजिए m1 कितना है? 8 किलोग्राम। 8 नहीं 4 मान लो। ओके, 4 किलोग्राम, करेक्ट। और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसी तरीके से एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये लाइट है और ये क्या है? हैवी ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट का बच्चों मास मान लो आप कितना, ये ऐसे कर लो, ठीक है। लाइट ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और हैवी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 4 किलोग्राम अज्यूम करिए, और इसकी वेलोसिटी v2 कितना? 2 मीटर पर सेकेंड अज्यूम करो, ठीक है। चलो मोमेंटम निकालो। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम P1 इज इक्वल्स टू M1 V1, यानी कि 2 4 दा 8। 2 4 दा कितना हो जाएगा? 8 क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। M1 इंटू V1, 2 4 दा 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम निकालिए। M2 इंटू V2, यानी कि 4 2 जा वापस से कितना आ जाएगा? 8 क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात समझो बच्चों, देखिए दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है ना, यानी कि m1 v1 इज इक्वल्स टू व्हाट? m2 v2। अब यहां से एक फील लेना है आपको। क्या फील लेना है? m1 कितना है? 2 है ना। 2 इंटू v1 कितना है? 4 है, इज इक्वल्स टू m2 कितना है? 4 है, और v2 कितना है? 2 है। ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको फील देने के लिए। ओके, सुनो, दोनों का मोमेंटम सेम है। यस सर, कितना है? 8। तो सुनो, जो लाइटर बॉडी होगी ना, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। चेक करिए, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। देखिए m1 कितना है? 2 है, लेकिन v1 कितना है? 4 है, ठीक। m2 कितना है? 4 है, तो v2 कितना है? 2 है। तो जो लाइटर बॉडी होगी, जो हल्की होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखिए हल्की बॉडी है, इसका मास 2 किलोग्राम है, तो उसकी वेलोसिटी 4 है।
जो भारी बॉडी होगी हैवी, उसका मास तो ज़्यादा होगा लेकिन वेलोसिटी कम होगी। मास 4 है लेकिन वेलोसिटी कम। मतलब समझो, अगर दो बॉडीज का, एक लाइटर बॉडी है एक हैवी बॉडी, अगर इनका मोमेंटम इक्वल करना है तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। करेक्ट? ये चीज़ आपको फील आ गई होगी भाई, तभी तो दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा ना बच्चों। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, मतलब m1 इंटू v2 का जो प्रोडक्ट है वो m2 इंटू v2 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि 2 4 का कितना आना चाहिए? 2 इंटू 4 किसके इक्वल आना चाहिए? 4 इंटू 2 के। तो ऑब्वियसली मास अगर 2 है तो वेलोसिटी कितनी है? 4 है, और मास अगर 4 है तो वेलोसिटी 2 है। ठीक है, हमेशा एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। फील कर गए होगे आप? यानी कि मास जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। कब? जब मोमेंटम इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोमेंटम इक्वल है। हाँ, और हमने यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ देखा कि m1 इज लेस देन m2, m1 इज लेस देन m2। ध्यान दें स्टूडेंट्स, m1 इज लेस देन m2। ये सुनो भाई, फर्स्ट बॉडी का मास लेस है किससे? सेकंड से। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि v1 इज ग्रेटर देन v2। ये सुनो, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर m1 m2 से छोटा है तो m1 की जो वेलोसिटी होगी v1 वो m2 की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। m1 इज लेस देन m2, v1 इज ग्रेटर देन v2। ये अच्छी तरीके से फील कर लीजिए। जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक, m1 कम था m2 से, तो m1 का वेलोसिटी v1 v2 से ज़्यादा होगा। प्लीज़ आप इसको फील कर लें ये वाले एग्जाम्पल से। ये जस्ट रफ वर्क था, इसको आप फील करो, कॉपी में नोट करो। फील करिए, कॉपी में नोट करिए। कर लिया? चलो अब देखो, इन्होंने हमसे क्या बोला है? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। ओके, सो फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बच्चों, लेट अस से फर्स्ट बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू 1/2 m1 इंटू v1²। भाई मास की जगह क्या रखोगे? m1। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v1, तो m1 इंटू v1 का स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी कितना हो जाएगा? ke सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी 1/2 m2 इंटू v2 का स्क्वायर। ओके, 1/2 इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर। सेकेंड बॉडी का मास कितना है? m2 है। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है स्पीड बोल दो, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ओके, तो सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी v2, तो v2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको रेशियो निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड लगाएंगे और इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगाइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी कितना है? हाफ m1 v1² अपॉन सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2²। करेक्ट? इतना सभी बच्चे वीडियो पॉज करके कॉपी करें, क्योंकि इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, मुझे आगे कैलकुलेशन करनी है। उधर का पोर्शन बच्चों जहाँ पे फील कराया आपको ये वाला, इसको मैं रब कर दूंगा, प्लीज़ उधर नोट कर लीजिए। नोट कर लें सभी स्टूडेंट्स, नोट करिए फटाफट। नोट कर लिया है? ओके, चलो अब देखिए। यस, नाउ अब देखते हैं क्या होता है बच्चों, क्या रेशियो आता है काइनेटिक एनर्जीज का। ठीक है, चलो। सो यहाँ से देखेंगे सभी बच्चे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए क्या आ गया हमारे पास? m1 v1 का स्क्वायर, यहाँ बचा m1 v1 का स्क्वायर, नीचे बचा m2 v2 का स्क्वायर। ओके, अब एक बात बताओ बच्चों, x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? x इंटू एक्स, x डॉट x, डॉट का मतलब इंटू x इंटू एक्स, x स्क्वायर होता है। तो बताओ v1 स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे? v1 डॉट v1, v1 इंटू v1, v1 स्क्वायर। ठीक, तो क्या किया हमने? m1 को तो ऐसे ही लिखा, ठीक, इंटू में v1 स्क्वायर को आपने क्या लिखा? v1 डॉट v1। करेक्ट, v1 इंटू v1। इसी तरीके से नीचे देखिए, m2 इंटू v2 स्क्वायर है, तो m2 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और v2 स्क्वायर मतलब v2 डॉट v2। करेक्ट, अब कुछ नहीं करना आपको। यहां से देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में प्लीज ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में m1 इंटू v1, इसको अगर हम ब्रैकेट में रख लें ऐसे, m2 इंटू v2 इसको ब्रैकेट में रख लें, तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा m1 v1 कितना है? p1 है। p1 की वैल्यू क्या है? m1 v1। ठीक, यानी कि फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है p1 v1, सॉरी m1 v1 क्या हो जाएगा? p1, फिर इंटू v1 लिखा हुआ है, v1 को हम कॉपी कर लेंगे, अपॉन में m2 इंटू v2 की जगह आप क्या लिखोगे? p2 इंटू v2। चेक करिए,
m2 इंटू वी का वैल्यू क्या है, m2 v2 क्या है, p2 है, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम है, ठीक है। तो p1 इंटू वी1 अपॉन में p2 इंटू वी2 आ गया, ये हो गया p1 v1 अपॉन p2 इंटू वी2। बट बच्चों p1 p2 के इक्वल है, ये सुनो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई p1 p2 के इक्वल है, यानी कि मान लो फर्स्ट बॉडी का भी मोमेंटम 8 है तो सेकंड वाले का भी कितना है, 8 यूनिट्स है। अभी दिखाया था ना एग्जांपल, फर्स्ट बॉडी का भी मोमेंटम 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, सेकंड वाली का भी 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो p1 से p2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये p1 से p2 कैंसिल करके रीजन दे दीजिए। हाँ, रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p1 किसके इक्वल है बच्चों, p2 के, करेक्ट। सो यहां से अभी तक कितना आ गया आपके पास, आप देख सकते हैं हमारे पास आया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू कितना बचा फाइनली जाके v1 बाय v2। सो v1 बाय v2। अब फाइनल कंक्लूजन करिए, दोनों बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है, ओके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, v1 इज टू v2, v1 इज टू v2, ओके। ये आ गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर, करेक्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा था, फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इन बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, उनके वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल है। यस सर, मतलब कॉपी में नोट लगाओ। अगर दो बॉडी के बच्चों, एक बॉडी लाइट है एक बॉडी हैवी है, ठीक, अगर टू बॉडीज के मोमेंटम सेम हो जाए, अगर टू बॉडीज के मोमेंटम सेम हो जाए तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है वो उनकी वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल होता है, v1 इज टू v2। ये है पार्ट 1 का आंसर, करेक्ट। इतना नोट करिए, नोट करिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके मैं रब कर दूंगा, नोट करिए। और ये रिजल्ट याद रखना, v1 इज ग्रेटर देन v2 है, ओके, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछा है विच वन हैज लार्जर काइनेटिक एनर्जी, ओके, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ये आपको बताना है, करेक्ट, ओके। नोट करिए। अब देखो कौन सी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ये बताने के लिए आपको इस रेशियो को देखना है, जो रेशियो आपका यहां पर आया हुआ है, ठीक है, और उस पर थोड़ा सा उसके बारे में आपको सोचना है, ओके। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू v1 बाय v2, करेक्ट। अब यहां पे कमेंट करने से पहले आइए मैं आपको कुछ फील कराता हूं। देखो बच्चों, एक फील ले लो, क्या फील लेना है, मान लो बच्चों x अपॉन y आपको किसी ने दे दिया है, मान लो दे दिया है किसी ने, लेट अस से यस 8/2 दे दिया, 8/2, यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, या 5/2 दे दिया, ऐसे कर लो, ठीक है, या आप कह सकते हो यस 5/2 कर लो, चलो ठीक। जब बच्चों न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, सुन लीजिए ध्यान से, जब न्यूमरेटर, ये केस 1 है, ठीक है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक, तो पता है आपको क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो ये होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, ये रिजल्ट होता है इसका। नोट लगाएं कॉपी में, अगर x अपॉन y 5/2 दिया है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, भाई 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो पक्का x इज ग्रेटर देन क्या होता है y। कॉपी में नोट लगाओ, फील लेना है, फील ले लो, आओ फील दिलाते हैं आपको। देखो क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ फील दे दे, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 5/2, ओके। नाउ x अपॉन y इज इक्वल्स टू 5/2 कितना होता है, इसको सॉल्व करो, 5/2 कितना होता है 2.5, भाई 5/2 2.5, ओके। नाउ स्टूडेंट्स 2.5 के नीचे आप क्या मान सकते हो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, कैसे कराते हैं सर, x इंटू 1, x इज इक्वल्स टू, x को 1 से करो, x आ जाएगा, इक्वल टू लगाओ 2.5 इंटू वाई, सो 2.5 y, यानी कि बच्चों यहां से आप देख सकते हो x इज 2.5 टाइम्स y, x इज 2.5 टाइम्स y, x जो है वो y का 2.5 टाइम्स है, यस, यानी कि x बड़ा है, दिस इंप्लाइज व्हाट कि x इज ग्रेटर देन y। तो यही चीज मैंने आपको बोली है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो x इज ग्रेटर देन y आ जाता है, ठीक। ये केस 1 हो गया। केस 2 देखिए, इफ केस 2 के एग्जांपल को अगर हम ऐसे लिखें x अपॉन y, इसी का हम जस्ट रिवर्स कर देते हैं, 2.5 हो गया मान लो, यानी कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तब x इज लेस देन y होता है, x y से छोटा हो जाता है, कॉपी में नोट लगाएं, तब x y से क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। इसका भी फील कराते हैं हम आपको, आइए इसका भी फील कराते हैं, दिखाते हैं हम आपको।
ये देखिए मान लीजिए कि x अपॉन वाई कितना दिया हुआ है 2/5। ओके बच्चों, सो 2/5 ओके। इसको सॉल्व करो, x अपॉन वाई, इसको सॉल्व करो। एक काम करो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 5/2। भाई बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो ना भाई, ये x अपॉन वाई था, y अपॉन एक्स हो गया, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5/2 कितना होता है 2.5, 2.5 के नीचे 1, y इंटू 1, y इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू एक्स। लो इस बार क्या हो गया, y इज 2.5 टाइम्स देन x, यानी कि बच्चों इस बार y बड़ा हो गया, y इज ग्रेटर देन x हो गया, यानी कि x इज लेस देन क्या हो गया y। यही चीज मैंने लिखी भाई, अगर y x से बड़ा है तो x y से छोटा होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो इस चीज को बच्चों फील करते हुए अब आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की लार्जर होगी या सेकंड की। ठीक है, ये सब कॉपी में नोट करिए पहले फटाफट, ये सब इधर का कॉपी में नोट करो। ठीक, कर लीजिए फील लेने के लिए ना बच्चों। अब ये जो आपका आया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू v1/v2। बच्चों सिंस v1 इज ग्रेटर देन v2, क्वेश्चन में देखो ना भाई, मास m1 छोटा था, मास m2 बड़ा था, तो मास m1 की वेलोसिटी ज्यादा है किससे, सेकंड वाले से, तो v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया। न्यूमरेटर में क्या है v1 बड़ा हो गया, v2 छोटा हो गया। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, सो v1 इज ग्रेटर देन v2, दिस इंप्लाइज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर, यहाँ ये x है और ये क्या है y है, तो x इज ग्रेटर देन y, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी। ओके बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी, यानी कि फर्स्ट बॉडी कौन सी थी, लाइट बॉडी। ओके, सो फाइनल आंसर, लाइट ऑब्जेक्ट has a larger kinetic energy। ओके बच्चों, तो ये एक तरीके का टॉपिक था। इस टॉपिक में आपने क्या सीखा कि अगर एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है वो उनकी वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल होता है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि जो हल्की बॉडी होती है ना, जो लाइटर बॉडी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कॉपी में नोट लगा लें, याद कर लें। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, जैसे तैसे मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये आपको परेशान कर रहा होगा शायद, इसको आराम से पढ़िए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से पढ़िए। देखिए कैसे, कैन एन ऑटोमोबाइल इंजन प्रोपेल्स अ 1000 किलोग्राम कार ए अलोंग अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द पावर इफ द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 200 न्यूटन। पहले हम यहां तक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझिए। कैन ऑटोमोबाइल इंजन मतलब किसी गाड़ी वाड़ी का इंजन है, कार में इंजन लगा रहता है ना, वो कार को आगे प्रोपेल मतलब आगे उसको ढकेलता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है ना, तो ये देखिए एक लेवल रोड है बच्चों, इस तरीके से। ठीक, ये कार ए, कार का नाम दे दिया है कार ए, तो बच्चों ये है आपकी कार ए, करेक्ट। और इसका जो इंजन है वो क्या करता है, वो इसको कितनी स्पीड देता है, 36 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, उससे पहले कार ए का जो मास है वो कितना है, 1000 किलोग्राम है। ठीक है ना, पढ़िए, एन ऑटोमोबाइल इंजन प्रोपेल्स 1000 किलोग्राम कार ए अलोंग अ लेवल रोड। ठीक है ना, लेवल रोड है ऐसी, यानी कि एक रोड ऐसी होती है, आपको पता है ना, ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइन रोड है। ऐसी रोड नहीं कि कार ऐसे इस पे चढ़ती चली जा रही है, ऐसा नहीं है, लेवल रोड है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। मास ऑफ द कार ए, एम ए का मतलब मास ऑफ द कार ए कितना दिया है, 1000 किलोग्राम। ओके, सो ऑब्वियसली कार बहुत भारी होगी, 1000 किलोग्राम है। उसके बाद अलोंग अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी दी है, स्पीड को हम v से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, v से। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगी। ओके, सो वी ए, स्पीड ऑफ कार ए कितना है बच्चों, स्पीड ऑफ कार ए 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों आपको पता है कि हम स्पीड को किस में रखेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए बच्चों ध्यान दें सभी बच्चे, किलोमीटर पर आवर को किस में ले जाने के लिए, मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5/18 से, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मीटर पर सेकंड को किस में ले जाना हो, किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18/5 से। करेक्ट। तो अभी आप किलोमीटर पर आवर से कहाँ जा रहे हो, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे, इसको
36 इंटू 5/18 कर दोगे, ठीक है ना। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। भाई स्पीड की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, स्पीड की या वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में कर लो, क्या दिक्कत है ना। सो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10। सो स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये लीजिए, करेक्ट। तो ये स्पीड आपने निकाल के रख ली कार की, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलिए, कह रहे हैं बच्चों फाइंड द पावर। पावर किसकी निकालनी, इंजन की। भाई इंजन की कुछ ना कुछ पावर होती है ना। पावर क्या होता है बताइए, पावर क्या होता है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, पावर क्या होता है बच्चों, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि वर्क, कोई भी मशीन है, कोई भी इंजन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करके दे सकता है, वही क्या है उसकी, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकता है वही क्या है उसकी पावर है। जो पर यूनिट टाइम में जो मशीन ज्यादा वर्क करके देगी उसकी पावर ज्यादा, और जो पर यूनिट टाइम में कम वर्क करके देगी उसकी पावर कम, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू W/T हमने पढ़ा है। ओके बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहां पर क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है कि स्पीड कितनी कार की, 36 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड है। यानी कि इसकी कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी है, वो चेंज नहीं हो रही है, करेक्ट। ओके, तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या, कि क्या कार का इंजन वर्क डन कर रहा है, यस सर। किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, यस सर। देखो ये मोशन इधर कर रही है, ये मोशन की डायरेक्शन है, ठीक, कार इधर जा रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है। कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन। तो बच्चों जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स कार का जो इंजन होगा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कार को 10 मीटर पर सेकंड से चलाने के लिए। अगर कार को 10 मीटर पर सेकंड से उस इंजन को चलाते रहना है, भाई कार का कुछ मैकेनिज्म होता है ना, कार के इंजन का कुछ मैकेनिज्म होता है। इंजन फोर्स लगा के कार को ऐसा बढ़ाता है, फ्रिक्शन लग रहा है ऐसा, इंजन फोर्स लगा रहा है ऐसा। तो बताओ इंजन कितना फोर्स लगाएगा कि कार इसी वेलोसिटी से चलती रहे, इसी स्पीड से चलती रहे। तो जवाब ये है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जितना फोर्स इधर से आ रहा है उतना ही फोर्स इधर से कम उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी कार उस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। लेकिन इस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखने के लिए कार को कितना लगाना पड़ेगा, कार के इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही जितना फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 200 है, यानी कि कार का इंजन कितना फोर्स लगाएगा, 200 न्यूटन। ओके, सो यहां पर बच्चों जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन इज इक्वल्स टू व्हाट, उतना ही हम ले लेंगे जितना कितना है फ्रिक्शनल फोर्स। हालांकि उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा, बट कोई बात नहीं, लगभग हम उसको इक्वल मान लेते हैं। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही कार का इंजन भी फोर्स लगा रहा है। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑन द कार, 200 न्यूटन, करेक्ट। ओके, तो यहां से ये पिछली क्लासेस में हमने पावर का एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, फोर्स इनटू स्पीड। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताइए। अब ये फॉर्मूला आता कैसे, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S। F क्या है, फोर्स है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन में टाइम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, F इनटू S/T, ठीक। अब देखो ये S/T क्या है, S/T क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां से हो जाएगा F इनटू S/T की जगह, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह हमने क्या लिखा, वेलोसिटी। इसलिए पावर का एक फॉर्मूला आ गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर का एक नया फॉर्मूला है, फोर्स इनटू स्पीड या फोर्स इनटू वेलोसिटी, ओके, या फोर्स इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, पावर निकालिए इंजन की। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा रहा है इंजन, और इंजन कार को कितनी स्पीड दे रहा है। तो फोर्स कितना लगा रहा है, 200 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू रखेंगे कितनी, 200 इनटू स्पीड कितनी दे पा रहा है कार को, 36 मत रख देना, मीटर पर सेकंड वाली रखना, 10। ओके, सो 200 इनटू 10। तो यहां से बच्चों पावर कितनी आ जाएगी, 200 इनटू 10 कितना होता है, 2000 वॉट। वॉट क्यों लिख रहा हूं, पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। अगर फोर्स को न्यूटन में रखा है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखा है, तो पावर किस में आ जाएगी, वॉट में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो कार का इंजन है उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1000 वॉट है। अगर आप उसको किलोवाट में चेंज करना चाहें तो पावर इज इक्वल्स टू 2000 वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड लगा देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, kW किलोवाट में। ये कितना आ जाएगा, पावर कितनी है, 2 किलोवाट है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आप चाहे ये बोलो एग्जाम में, ये बोलो, दोनों ही सही है। तो पार्ट 1 का आंसर हो गया, फाइंड द पावर इफ द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 200 न्यूटन। सो द पावर ऑफ द इंजन इज व्हाट,
2000 वॉट और 2 किलोवाट, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, अब आइए इसका मीनिंग बताते हैं। मीनिंग पावर कितनी आ रही, पावर आ रही है कितनी, 2000 वॉट आ रही है, करेक्ट। इसका मतलब होता है बच्चों, वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख दो, जूल पर सेकंड। ओके, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, यानी कि जो इंजन है वो पर सेकंड यानी कि 1 यूनिट सेकंड में 2000 जूल का वर्क कर सकता है, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, बहुत अच्छा इंजन है, 1 सेकंड में 2000 जूल का वर्क करके दे रहा, अच्छा इंजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे का बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ सब हम पढ़ेंगे, नाउ सपोज द सिचुएशन, पार्ट 2 इसका करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। पावर आ गई इंजन की 2000 वॉट या फिर 2 किलोवाट। ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन है। ओके, तो करेक्ट कर लीजिए, 100 हो 200 उससे क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। तो फोर्स भी इंजन कितना लगाएगा, 100 न्यूटन का, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स की जगह कितना रखेंगे, 100 रख देंगे, ठीक है। तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 वॉट। 1000 वॉट का मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 1 किलोवाट। ओके, तो 1 किलोवाट आंसर है पावर या फिर 1000 वॉट। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि 1000 वॉट, वॉट को हटा के जूल पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये जो कार का इंजन है 1 सेकंड में 1000 जूल वर्क करके दे सकता है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये इसका मीनिंग है, अच्छा इंजन है, नोट कर लीजिए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आई एम वेरी सॉरी, उससे फर्क पड़ता नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स जो भी दिया होगा, है ना, उसको ये हम फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन मान के रख देंगे यहाँ पे एफ की जगह, और स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगी। ओके, नोट करिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 कराता हूँ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं, इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। कह रहा नाउ सपोज आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब ये जो कार है, कार ए की बात कर रहा है, ये 200 मीटर आगे चली जाती है, ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट करती है, 200 मीटर आगे चली जाती है यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे जब आती है तो क्या होता है, दिस कार कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ द सेम मास एंड कम्स टू रेस्ट। ओके बच्चों, तो ये कार ए ऐसे चल रही है 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, यहाँ पे कोई कार बी खड़ी हुई है, ये ऐसे, ठीक, ये कार बी है। और थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने बोला नाउ सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर दिस कार कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ द सेम मास, यानी कि कार बी का मास कितना है, मास ऑफ कार बी की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। मास ऑफ कार बी कितना है बच्चों, उतना ही है जितना कार ए का मास है। तो मास ऑफ कार ए कितना था, 1000 किलोग्राम, तो मास ऑफ कार बी, एम बी का मतलब मास ऑफ कार बी कितना है, 1000 kg, ठीक है ना। तो ये आएगी और इससे कोलाइड, इससे टकरा जाएगी इस तरीके से, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो जब दोनों टकरा जाएंगी तो क्या होगा, जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे देखिए डायग्राम कैसे होंगे, जस्ट नहीं, पहले हम दिखाते हैं कि इसका कोलिजन हो गया है, टकरा गई है, ठीक है। एट द कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, जैसे ही टकराएगी आपको डायग्राम कैसा दिखाई पड़ेगा, ये आके दोनों ऐसे टकरा गई होंगी, ठीक है। सो ये कार ए है और ये टकरा गई किसके पास, कार बी में, ये टकरा गई, इस तरीके से कोलाइड हो गई होगी, ये कार बी है, करेक्ट। ये आ गई, ये बूम हो गया, बूम, टकरा गई, करेक्ट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कह रहा है नाउ सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर दिस कार कोलाइड विद अनदर कार बी ऑफ द सेम मास एंड कम्स टू रेस्ट। कौन रेस्ट में आ जाता है, कार ए रेस्ट में आ जाती है, यस, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। नाउ आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, कौन ट्रेवल कर रहा है, कार ए, 200 मीटर के डिस्टेंस पे जाएगी, ये ठक से जैसे ही टकराती तुरंत रुक जाती है, कार ए के, भाई कार ए ही तो चल रही थी, वही तो रुक जाएगी ना, कार बी चलने लगेगी। पढ़ो, नाउ सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर दिस कार कोलाइड विद अनदर कार बी ऑफ द सेम मास एंड कम्स टू रेस्ट। तो क्या होता है जब ये टकरा जाएगी जैसे ही, सो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, कार ए जो है वो रेस्ट पे आ गई, ठीक, करेक्ट। ये क्या आ गई, रेस्ट पे, तो रेस्ट पे आ गई तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो बच्चों, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, va1, इसको आप ua1 कर लो, ua कर लो, ua, ये टकराने से पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ua कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ua, ओके, ये टकराने से पहले। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ठीक कर लेना, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू यू लिख लेना, वहां पर स्पीड यू लिख लेना, ठीक है। अरे v लिख दो, क्या दिक्कत है, v की जगह 10 रख देना ना। यहाँ पे देखो जरा, टकराने से पहले फर्स्ट वाली बॉडी की जो स्पीड थी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन सेकंड वाली की जो स्पीड थी ub
वो कितनी थी 0, क्योंकि ये रेस्ट पे थी टकराने से पहले। जब ये इस पे नहीं टकराई थी तो ये रेस्ट पे थी, तो u भी कितना हो गया 0। ओके नाउ जैसे ही कोलिजन हो गया क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाली बॉडी है उसका वेलोसिटी अब v1 हो गया, v1 मतलब va हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये रेस्ट पे आ गई, ये रेस्ट पे आ गई। लेकिन आगे पढ़िए, कह रहे लेट इट्स इंजन ऑल्सो स्टॉप्स एट द सेम टाइम। ठीक है, इसका इंजन स्टॉप हो जाता है, ऑब्वियसली इंजन बंद हो जाएगा तो बेचारी चलना बंद कर देगी, रुक गई। ठीक, कह रहा है कि लेट्स इट्स इंजन ऑल्सो स्टॉप एट द सेम टाइम, नाउ कार बी स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सेम लेवल रोड विदाउट गेटिंग इट्स इंजन स्टार्टेड। ओके, अब उसी लेवल ग्राउंड पे क्या होगा, कार भी आगे चलने लगी उसी डायरेक्शन में। ये देखिए, ये कार भी है ऐसे जाने लगी उसी डायरेक्शन में। ठीक, विदाउट इट्स इंजन स्टार्टेड, इसका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, समझ रहे हो, न्यूट्रल गियर में खड़ी हुई है, पीछे से टक्कर लगी, ये ऐसे आगे जाने लगी। क्यों क्वेश्चन में बोला है कि इसका इंजन स्टार्ट नहीं होता है, सुनो, क्योंकि यहां पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। ये हमने आपको कहां पढ़ा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ओके, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। सिस्टम में दो ही चीजें, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, तो इनका ही आपस में कोलिजन हुआ है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आना चाहिए। अगर इसका इंजन स्टार्ट हो जाता तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाता, फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा पाते। ठीक, इसलिए इन्होंने बोला है कि सेकंड वाली बॉडी का जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होता है। ज्यादा इसको दिल पे मत लो, आप छोड़ो, इसका इंजन नहीं स्टार्ट होता है, बस ये ऐसे चलने लगती है क्योंकि इसने इसको ऐसा टक्कर मार दी। ठीक, अब सुनो, ये इधर जा रही है सपोज वीबी वेलोसिटी से, कितने से, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वीबी, और यही आपको निकालना है। पढ़ो 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 पढ़ो, कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। जैसे कोलिजन हो गया तो कार बी की आपको स्पीड निकालनी है, कार बी की आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, यानी कि वीबी। फिर से सुन लो, कार ए की टकराने से पहले स्पीड कितनी है, यूए 10 मीटर पर सेकेंड, कोलिजन से पहले। ओके, कार बी की जो स्पीड है कोलिजन से पहले कितनी है, यूबी 0। टकराने के बाद क्या होता है, कार ए की स्पीड कितनी हो जाती है 0 va, और कार बी की स्पीड कितनी हो जाती है वो आपको निकालना है। ठीक, अब लगा दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए। क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा बताइए, कितना होगा, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम ma, अरे भाई मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू व्हाट, p इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड। ठीक, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, ma, ये मास है, ये स्पीड है, प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, mb, ठीक, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा, ma प्लस mb, ये टकराने से पहले का मोमेंटम है। नाउ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद बच्चों को कितना हो जाएगा मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी का मास अभी भी उतना ही, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सेकंड बॉडी का मास भी अभी भी उतना है, ma, ठीक। सो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम ma और प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम mb, क्योंकि टकराने के बाद माना कि इसकी वेलोसिटी vb हो जाती है और ये va कितना है 0, भी हम इक्वेशन में रखेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, क्या हो जाएगा, ma प्लस mb इज इक्वल्स टू ma और प्लस mb ओके बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नाउ वैल्यू रखिए, ma कितना है 1000 किलोग्राम, ठीक, इनटू ua कितना है, टकराने से पहले फर्स्ट बॉडी की स्पीड कितनी थी 10 थी, तो 1000 इंटू 10 प्लस mb कितना है, टकराने से पहले फर्स्ट बॉडी का मास 1000, सो 1000 इंटू ub बच्चों कितना था 0, टकराने के पहले सेकंड वाली बॉडी रेस्ट पे थी तो ub कितना हो गया 0 इज इक्वल्स टू ma, टकराने के बाद
फर्स्ट बॉडी की मास कितना था m में 1000 और va कितना है, रेस्ट पे आ गई तो 0, और प्लस सेकंड बॉडी का मास कितना है 1000 इंटू सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी है vb है, ये आपको निकालना है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। नाउ यहाँ से देखो 1000 इंटू 10 कितना होता है 10,000, नाउ प्लस 1000 इंटू 0, ये पूरा हो गया 0 खत्म हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1000 इंटू वी बी। नाउ यहाँ से वी बी निकालो, ये 1000 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड लगाएगा, सो वी बी इज इक्वल्स टू 10,000 अपॉन में कितना हो गया 1000, ओके, सो ये कट जाएगा ऐसे, वी बी कितना आ गया, वी बी आ गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों एक बात बताओ, प्लस का आया कि माइनस का आया, प्लस का आया आंसर कि माइनस का आया, प्लस का आया, इसका मतलब ये है, प्लस का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फर्स्ट वाली बॉडी मोशन कर रही थी उसी डायरेक्शन में सेकंड वाली भी करेगी। अगर माइनस में आता ना तो टकराने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में, कार भी अपोजिट डायरेक्शन में जाता, लेकिन आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब जिधर ए जा रहा था उधर ही बी जाएगा, ये पॉजिटिव साइन, वेलोसिटी का पॉजिटिव साइन यही बता रहा है, ठीक है ना। ओके नाउ अब इसमें देखते हैं टकराने के बाद सेकंड बॉडी की स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ओके आंसर आ गया, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब इससे आप समझते क्या हो बच्चों, इससे हम ये समझते हैं कि जब भी कोई बॉडी यहाँ से आ रही है और ये दूसरे से टकराती है और फर्स्ट वाली बॉडी अगर रेस्ट पे आ जाए, फर्स्ट वाली बॉडी अगर रेस्ट पे आ जाए तो फर्स्ट वाली बॉडी का सारा मोमेंटम सेकंड वाली को मिल जाता है। यस, फर्स्ट वाली बॉडी का सारा मोमेंटम सेकंड वाली को मिल जाता है। ये क्या हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, सुनो सुनो बच्चों ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। जब फर्स्ट वाली टकराई सेकंड वाले से तो क्या फर्स्ट वाली का मास सेकंड वाली में चला गया? बताओ, क्या मास ट्रांसफर हो गया? मास ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। ये वाला जब इससे टकरा गई फर्स्ट वाली सेकंड से तो क्या मास चला गया इसमें? नो, यानी कि मास का ट्रांसफर नहीं हुआ तो किसका ट्रांसफर हो जाएगा? वेलोसिटी का। यस सर। अगर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन से टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होना है और टकराने के बाद पहली वाली रेस्ट पे आ गई तो सारा मोमेंटम किसके पास चला जाएगा? सेकंड वाले। कौन से फॉर्म में भाई? मोमेंटम कैसे ट्रांसफर होगा? या तो मास ट्रांसफर हो जाए या तो वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई है, चेक कर लीजिए। टकराने से पहले फर्स्ट वाली कार की जितनी भी वेलोसिटी थी या जितनी भी स्पीड थी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो गई किसमें? सेकंड में। चेक कर लीजिए। अब सेकंड कार की कितनी आ रही? 10। चेक करो, टकराने से पहले फर्स्ट वाले की कितनी थी? 10। टकराने के बाद सेकंड वाले की 10 आ गई। तो इस एग्जांपल से वो ये समझाना चाहते थे कि अगर दो बॉडी, एक खड़ी हुई है दूसरी आ रही है किसी स्पीड से और टकराती है और पहली वाली अगर रेस्ट पे आ जाती है तो दूसरी वाली अगर चलने लगती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहली वाली बॉडी का सारा वेलोसिटी दूसरे में चला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो यहां मोमेंटम जो है वो स्पीड के फॉर्म में या वेलोसिटी के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो गया है। ओके, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मैंने लिखा नहीं है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा गर्ल हैविंग अ मास ऑफ 35 किलोग्राम सिट्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 किलोग्राम। करेक्ट। तो एक लड़की है वो ट्रॉली पे बैठी हुई है ना, छोटी सी कोई बच्ची होगी, ठीक, ये ट्रॉली पे बैठी हुई है इस तरीके से, ये ट्रॉली है और ट्रॉली में यहाँ व्हील्स लगे हुए हैं, ये लड़की ऐसे इसमें बैठी हुई है। करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, अ गर्ल हैविंग अ मास ऑफ 35 किलोग्राम। तो मास ऑफ द गर्ल कितना है? mg। mg का मतलब मास ऑफ द गर्ल। ओके, mg का मतलब m का मतलब मास, g का मतलब गर्ल। सो m के नीचे छोटा सा g लिखा हुआ है मैंने। मास ऑफ द गर्ल कितना है बच्चों यहाँ पर? 35 kg। ओके, 35 किलोग्राम। और आगे बोल रहा है एंड द मास ऑफ द ट्रॉली इज mt। mt का मतलब मास ऑफ द ट्रॉली, जिस ट्रॉली में बैठी हुई है इस ट्रॉली का मास कितना है? 5 किलोग्राम है। ओके, नाउ अब एक बात बताओ बच्चों, जब इस सिस्टम को हम ऐसे धक्का मारेंगे, ऐसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको हमने ऐसे धक्का मार दिया तो पूरा सिस्टम आगे चलेगा ना बच्चों, पूरा सिस्टम मतलब लड़की और प्लस ट्रॉली, ये पूरा एक सिस्टम हो गया। तो आपको टोटल मास की बात करनी पड़ेगी। सो मास टोटल कितना हो जाएगा? m। टोटल मास को हम m से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। सो टोटल मास कितना हो जाएगा सिस्टम का? लड़की का मास प्लस ट्रॉली का मास, यानी कि 35 + 5। सो टोटल मास कितना हो जाएगा? 40 kg। ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा गर्ल हैविंग अ मास ऑफ 35 किलोग्राम सिट्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 किलोग्राम। द ट्रॉली इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। ठीक है बच्चों, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, इसको हमने ऐसे धक्का मारा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, या इनिशियल स्पीड आप बोल सकते हो, कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये ट्रॉली को धक्का मारा, ये ऐसे चली जाती है और यहाँ पे आ गई तो रेस्ट पे आ गई, ये लड़की इसमें बैठी, ठीक, और ये व्हील्स हैं, ठीक, यहाँ पे बॉडी आ गई रेस्ट में, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, कोई बॉडी अगर रेस्ट में आ जाएगी, पूरा सिस्टम रेस्ट में होगा, तो उस सिस्टम की वेलोसिटी कितनी होगी, 0, करेक्ट। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये 16 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक गई और ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 16 मीटर है ये डिस्टेंस। ओके ये हो गया। नाउ अब इन्होंने बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा है पार्ट 1, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ट्रॉली। देखिए हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ट्रॉली, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ट्रॉली। ट्रॉली के ऊपर कितना वर्क डन किया, किसने, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने। भाई किसी ने इस पे वर्क डन किया होगा, मैंने इसको ऐसे धक्का मारा, मतलब मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, क्यों, मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द ट्रॉली। जो वर्क डन आपने इसके ऊपर किया है वही एज अ एनर्जी इसको मिलेगा। अरे भाई जो आपने वर्क डन किया है वही एज अ काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगा, ट्रॉली ऐसे ऐसे आगे जाएगी। तो जितना आपने वर्क डन किया होगा उसके अकॉर्डिंगली इसको काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, और उतने ही भाई वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। जितना मान लो आपने, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने 100 जूल का वर्क किया इसके ऊपर, ठीक, तो इसको 100 जूल एनर्जी मिली होगी। तो जब चलते चलते इसकी 100 जूल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये रुक जाएगी जाके अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके तो ये चीज़ है। पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हाउ मच वर्क डन ऑन द ट्रॉली, तो आंसर ए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है हमारा क्या, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना, जहां पे थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ठीक, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक। जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा कितना होता है, 0, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी कि कॉस 0 कितना होता है, 1। ओके तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, W इज इक्वल्स टू एफ एस और कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0 कितना होता है, ये चीज़ 1 हो जाएगी, एफ एस इंटू 1 यानी कि एफ एस यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप सीधे देखो, जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस आप ये ध्यान कर लो। ओके नाउ अब क्या बच्चों हमें फोर्स पता है, फोर्स पता होने के लिए फोर्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट पता है, यस सर 16 मीटर। फोर्स पता है, नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, मास पता है, हाँ मास कितना है 40 किलोग्राम, पूरे सिस्टम का मास लेना है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो ए की वैल्यू अगर पता चल गई तो एफ पता चल जाएगा, ठीक। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो, करेक्ट। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट वाला और सेकंड वाला का यहाँ कोई काम नहीं है, क्यों, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। फर्स्ट वाले में t है, टाइम है, टाइम तो पता नहीं यहाँ पे, थर्ड वाले में भी टाइम है, तो ये दोनों चला गया, ओनली ये वाला इक्वेशन बचा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, कैसे निकालोगे, 2as इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2s मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड लगा देगा, 2s। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट इज v, v इज फाइनल वेलोसिटी, कितनी है 0। ओके तो 0 का स्क्वायर माइनस u गया इनिशियल वेलोसिटी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 इंटू एस, एस डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 है। सो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 16 32, ये हो गया। तो यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 16 बन जाए 16, 16 टू जा, यानी कि कितना आ गया -1/2, -1/2 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। बच्चों माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है बॉडी रिटार्डेशन हो रहा है ना बॉडी का। अरे भाई स्पीड डिक्रीज कर रही है, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बस आने दो नेगेटिव एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब यहाँ फोर्स निकालोगे तो उसको आप कैसा रखोगे, पॉजिटिव, ओनली इसका मैग्नीट्यूड ले लेना बस। व्हाट डज माइनस टेल हियर, माइनस टेल दैट द बॉडी इज रिटार्डिंग, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही, नथिंग एल्स। तो माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो, माइनस साइन बस ये बता रहा है कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है और होते होते बेचारा रुक जाता है, बस।
तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मास कितना लेना है अब आपको 40 और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब बस इसका मॉडुलस ले लो, ओके, यानी कि इसका नेगेटिव साइन हटा दो 1/2, सो कितना आ गया 220 टाइम्स, ओके। सो फोर्स कितना आ गया बच्चों 20 न्यूटन, तो फोर्स कितना आ गया 20, इसका मतलब ट्रॉली पे कितना फोर्स लगा है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। सो वर्क डन ऑन द ट्रॉली इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है 20 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है बच्चों 16, ओके। तो यहां से हो गया वर्क डन इज इक्वल्स टू 16 2 32 और ये 0 जूल्स, करेक्ट। तो वर्क डन ऑन द ट्रॉली इज 320 जूल्स। पार्ट 1 का आंसर आ गया कितना 320 जूल्स, करेक्ट हो गया। नाउ पार्ट 2 का आंसर देखिए, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल। गर्ल ने बच्चों कोई वर्क किया? गर्ल तो बेचारी ट्रॉली में बैठी हुई है, आपने धक्का मार दिया, वैसे ट्रॉली के साथ साथ आगे चली गई, ठीक, क्या उसने कोई वर्क डन किया? नहीं, प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है उसने कोई वर्क डन नहीं किया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे? देखो, क्या लड़की ने डिस्प्लेसमेंट करी? यस सर, कितनी 16। भाई वर्क किस पे डिपेंड करता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। क्या लड़की ने डिस्प्लेसमेंट किया? यस सर, यहां से यहां चली गई। क्या लड़की ने कोई फोर्स लगाया? नो। बच्चे बोलेंगे सर है तो फोर्स 20 न्यूटन। अरे भाई ये फोर्स बाहर से किसी ने लगाया था, ये ट्रॉली है, ट्रॉली में लड़की बैठी, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने, मान लो मैंने ऐसे धक्का मार दिया, तो ये मैंने फोर्स लगाया था भाई 20 न्यूटन का, लड़की ने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया। यानी कि वर्क डन बाय द गर्ल अगर आप निकालोगे पार्ट बी का आंसर यहां पे देखिए, ठीक है, वर्क डन बाय द गर्ल, डब्ल्यू गर्ल मतलब वर्क डन बाय द गर्ल इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल, गर्ल ने जितना फोर्स लगाया इनटू गर्ल की डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों गर्ल ने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, कि एफ गर्ल कितना हो जाएगा 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो 16 है वो ऐसे ही रहेगी, 0 इंटू एस या 0 इंटू 16 कितना आ जाएगा 0 जूल्स। लो, लड़की ने कोई वर्क ही नहीं किया, ओके। तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल? 0 जूल्स, 0 जूल्स, या फिर आप क्या लिख सकते हो नो वर्क, नो वर्क is done by the girl, no work is done by the girl। और रीजन क्या है? बिकॉज गर्ल अप्लाई, because girl is not applying any force, because there is no force applied by the girl, because there is no force applied by the girl। गर्ल ने कोई फोर्स ही नहीं लगाया है, डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी, वो तो किसकी वजह से कर रही है? आपने फोर्स लगाया, तो गर्ल ने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो गर्ल ने वर्क डन कितना किया है 0, क्योंकि एफ की वैल्यू 0 हो गई गर्ल वाले फोर्स की, ओके। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैंने पूरा लिखा नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 4 men लिफ्ट अ 250 किलोग्राम बॉक्स, ओके। एक बॉक्स है, ये देखिए बच्चों, मैंने ग्राउंड पे रखा है, ये इस तरीके से, करेक्ट। ये कोई बॉक्स है और इसका जो मास है वो कितना गिवन है? मास है 250 किलोग्राम, ठीक है। 4 लोगों ने इसको ऐसा पकड़ के ऊपर उठाया, ओके, इस बॉक्स को। तो कह रहा है कि 4 men लिफ्ट 250 किलोग्राम बॉक्स टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। इसको उठा के ये कितने हाइट तक ले गए? हाइट h इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये बॉक्स को उठा के यहाँ तक ले गए इस तरीके से, करेक्ट, ये ऐसे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने बोला है 4 men, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 men, 4 आदमी उठाए या एक आदमी उठाए उस बॉक्स को, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो वर्क डन होगा वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, सिंपली वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ओके। देखिए पार्ट 1 में यही बोला है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द मेन इन लिफ्टिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को ऊपर उठाने में जो मैन है उन्होंने कितना काम किया। यानी कि जब हम किसी बॉडी को ऐसे उठाते हैं, ये बॉक्स है, ये ग्राउंड पे रखा है, ये ऐसे हमने उठा दिया, ठीक, तो इसको हमने उठाया तो हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया है बच्चों। हमने क्या किया है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया है। क्या आपको एक छोटा सा टॉपिक याद है जो मैंने पढ़ाया था? क्या टॉपिक था वो? छोटा सा याद दिला देता हूँ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ओके, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये टॉपिक क्या था? इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई मास m है, ये ग्राउंड है, ठीक, कोई मास m है, करेक्ट, इस मास को आप ऊपर उठा रहे हो अगर, ठीक है बच्चों, इस मास को अगर आप ऊपर उठा रहे हो तो बताओ ऊपर की डायरेक्शन में आप कितना फोर्स लगाओगे? तो जवाब है इस बॉडी का जो वेट होगा। बॉडी का वेट क्या होता है?
ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई देखो ये बॉडी रखी है, आप इसको ऊपर उठाओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्यों? ग्रेविटी इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींच रहा है इसको? नीचे। आप कहाँ ले जाना चाहते हो उसको? ऊपर। तो बताओ आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट हम मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी ऐसे। तो आपको ये फोर्स ऐसे कांस्टेंट फोर्स लगा के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये ऐसे। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है? बॉडी के वेट के इक्वल। यस सर। तो बॉडी का जितना वेट होगा उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ओके। और बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? अरे वेट ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ठीक। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल होता है, क्योंकि वेट कहाँ लगता है? नीचे। वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बॉडी का वेट कितना है बताओ? वेट का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला जिसको नहीं याद है याद कर ले, m इंटू जी। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनिए, m इंटू जी। वेट इस पे कहां लग रहा है? नीचे। तो इतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ये ऊपर, करेक्ट। मान लो आप इस पे F फोर्स लगा के इसको h हाइट तक ले गए। कितने तक? h हाइट तक। तो बताओ आपने कितना वर्क किया? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने कितना किया? कैसे निकालेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स आपने कितना लगाया? फोर्स आपने कितना लगाया? m इंटू जी। भाई जितना वेट है उतना ही तो फोर्स लगाओगे आप, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू भी यहां पर कितनी हो गई? m इंटू जी, ओके। सुनो, जितना इसका वेट है नीचे उतना ही तो फोर्स लगाओगे, ठीक। तो फोर्स कितना हो गया? m इंटू जी। तो F की जगह क्या रखा हमने? m इंटू जी इंटू एस। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? h, ठीक। भाई h हाइट तक ले गए ना ऊपर, तो डायरेक्शन भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने वर्क का फॉर्मूला लगा दिया एम जी एच। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। डब्ल्यू ग्रेविटी मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का जो फॉर्मूला आता था वो एम जी एच आता था, अगर आपको याद हो, ठीक है। यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। m कितना है? 250 किलोग्राम। h कितना है? 1 मीटर की हाइट पे ले गए। तो बताओ आंसर ए का आंसर क्या होगा? हाउ मच वर्क इज डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग द बॉक्स। चारों आदमी मिलकर कितना वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी? अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ नहीं बोला, लेकिन ऑब्वियसली अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क होगा। कितना वर्क होगा? वर्क इज इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा एम जी एच का, ओके। एम जी एच का, ओके। सो सॉल्व कर लीजिए। m कितना है? मास कितना है? 250 किलोग्राम। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया है 10, और हाइट कितनी है? 1 मीटर है, ओके। सो यहाँ से आ जाएगा 250 इंटू 10, यानी कि 2500 इंटू 1, 2500 जूल्स, ओके बच्चों। तो पार्ट ए का आंसर कितना आ गया? 250 जूल इज वर्क डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग द बॉक्स। पार्ट बी, हाउ मच वर्क डू दे इन जस्ट होल्डिंग इट। बच्चों एक बात बताओ, ये जब तक ये इसको ऊपर उठा रहा होगा तब तक ये वर्क कर रहा है। ये टोटल वर्क कैलकुलेट कर लिया mgh से। अब चारों ने इसको ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं, ऐसे पकड़ के चारों इसको खड़े हुए हैं। क्या कोई वर्क हो रहा है? क्या कोई वर्क हो रहा है? वर्क होने के लिए क्या क्या चाहिए? फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, ठीक। तो बच्चों फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है। अरे भाई बेचारे फोर्स तो लगा रहे हैं ना, चारों मिलके फोर्स तो लगा रहे हैं ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं लगाएंगे तो बॉक्स नीचे आ जाएगा, ओके। तो फोर्स तो ऊपर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्स तो ऊपर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं हो रही है। तो जस्ट अगर इसको होल्ड करके ऐसे खड़े हुए काफी, चाहे जितनी देर तक खड़े रहें, कोई भी वर्क नहीं होगा बच्चों, कोई भी वर्क नहीं होगा। क्यों? फोर्स तो होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा के रखेंगे, लेकिन एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, ओके। तो पार्ट 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अब सवाल ये है कि ये थक क्यों जाते हैं? चारों आदमी थक गए, बहुत देर तक ऐसे खड़े होकर पकड़ गए, ऐसे खड़े ये ऐसे बॉक्स को, और थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं भाई? वर्क तो हुआ नहीं, वर्क तो हुआ नहीं, बॉक्स के ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, तो इनकी एनर्जी कहां गई? ये थक क्यों गई? भाई ये बंदे थक जाते हैं ना थोड़ी देर के बाद, तो मतलब एनर्जी में लॉस हुआ है। एनर्जी कहां गई? कोई वर्क तो किया नहीं। तो सुनो ध्यान से, वर्क बॉक्स पे नहीं किया गया है, लेकिन वर्क हुआ है। कहां वर्क हुआ है पता है? बहुत फील करने वाली बात है, ध्यान सुनो। भाई बंदे थक गए, उनकी एनर्जी लॉस हो गई, ओके। ये देखो, ये एक बंदा, 2 बंदा, हाँ 3 और चारों ऐसे बॉक्स को पकड़ के ऐसे खड़े हुए हैं। बेचारे थक गए थोड़ी देर के बाद। क्यों थक गए? एनर्जी कहाँ गई? वर्क तो हुआ नहीं ऑन द बॉक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉक्स की हो ही नहीं रही है।
केवल वर्क हुआ है नीचे से ऊपर ले जाने में बस, उसके बाद बॉक्स पे कोई वर्क नहीं हुआ। तो भाई इनकी एनर्जी कहाँ गई? मान लो सबके पास एनर्जी थी 25 जूल 25 जूल 25 जूल 25, सबके पास मिला के एनर्जी कितनी थी 100 जूल। अब बेचारे थक गए, 0 जूल हो गई, जस्ट मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो इनकी एनर्जी कहाँ गई? क्यों थक गए भाई? तो थक इसलिए गए बच्चों, बॉक्स के ऊपर वर्क नहीं हुआ है उसको होल्ड करने में, लेकिन इनकी बॉडी में जब इन्होंने बॉक्स को ऐसे ऊपर उठाया होगा तो इनकी बॉडी में कुछ मस्कुलर फोर्स डेवलप हो रहे होंगे। भाई ऑब्वियसली आप सोचो ना, ये ऐसे उठाएगा ऊपर दम लगाया तो कुछ मस्कुलर फोर्स लगाया, तो उस मस्कुलर फोर्स ने बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं किया ना, उस मस्कुलर फोर्स ने बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, बस बॉक्स को ऐसे पकड़ के खड़े हैं, तो बॉक्स पे तो कोई वर्क नहीं होगा, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन इसकी बॉडी में जो ब्लड पंप कर रहा होगा, जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा, सोचिए जरा, मस्कुलर फोर्स लगाया, ब्लड बॉडी में इधर से उधर, मतलब भाई आप नॉर्मल खड़े हो तो ब्लड का फ्लो नॉर्मल होगा, ठीक, लेकिन आप ऐसे करके स्ट्रेंड, मतलब बहुत तनाव में अगर आप खड़े हो, आपकी मसल्स अगर तने हुए तो उसमें ब्लड थोड़ा सा तेजी से फ्लो करेगा, मोर रैपिडली फ्लो करेगा, तो ब्लड का जो फ्लो होगा, ब्लड का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि वर्क डन इनसाइड द बॉडी हो रहा होगा। ब्लड के मॉलिक्यूल्स, सोचो ब्लड के मॉलिक्यूल्स पे कोई फोर्स लग रहा है? यस सर, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक। क्या ब्लड डिस्प्लेस हो रहा है? ब्लड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यस हो रहा है, और तेजी से हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो वर्क डन हो रहा है कहां पर? ब्लड पे। तो उनकी जो एनर्जी है वो बॉडी के अंदर जो ब्लड डिस्प्लेस हो रहा है उसमें कंज्यूम हो जा रही है। ऐसे सोचो, बाहर कोई वर्क नहीं हो रहा है बॉक्स पे, लेकिन बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्प्लेस करने में वर्क हो रहा है, तो लगातार उनकी जो एनर्जी जा रही है वो वर्क डन उनकी बॉडी में जो हो रहा है ब्लड को डिस्प्लेस करने में वहां कंज्यूम हो जा रही है, इसलिए वो लोग थक जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पार्ट सी में यही उसने पूछा है, वाई डू दे गेट टायर्ड वाइल होल्डिंग इट। ठीक है, तो इसका आंसर ये देखिए, बहुत खूबसूरत आंसर हमने लिखा हुआ है। ठीक, आप इस आंसर को केवल यहां तक लिख सकते हैं या आप ये पूरा कॉपी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पलर में आंसर लिखता है कि इन ऑर्डर टू होल्ड द बॉक्स men are applying force which is opposite and equal to the gravitational force। चारों आदमी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है। यस सर, ये बॉक्स को ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ है, चारों ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। इसके अगेंस्ट उतना ही फोर्स वो ऊपर लगा के रख रहे हैं, नहीं तो बॉक्स नीचे नहीं आ जाएगा। ठीक, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ये ऊपर लगा के रख रहे हैं, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ये लगा के रख रहे हैं। पढ़ लीजिए, in order to hold the box men are applying force which is opposite and equal to the gravitational force acting on the box। okay, अब बॉक्स पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द बॉक्स कितना है? 0 है। यहीं से आप पकड़ लो पार्ट 2 का आंसर कि वर्क डन इन पार्ट 2 इज इक्वल टू फोर्स तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, तो एफ इंटू एस 0 आ जाएगा। लेकिन आगे पढ़िए, while applying the force muscular effort is involved so they feel tired। अब ये जो फोर्स ऐसा लगा रहे हैं इसमें मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए वो थक जाते हैं। मस्कुलर फोर्स मैंने आपको बताया, ठीक है भाई, मसल से ही तो फोर्स लगा रहे होंगे, और जब मसल्स पे वो क्या कह रहे हैं, कुछ स्ट्रेन डालेंगे, तनाव डालेंगे, कुछ प्रेशर डालेंगे, तो ब्लड का फ्लो तेजी से बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ब्लड के ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो वहां इसकी एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग थक जाते हैं। इसी चीज़ को आप चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो कि वाइल अप्लाइंग द फोर्स मस्कुलर एफर्ट इज इन्वॉल्व सो दे फील टायर्ड, यहाँ तक छोड़ दो आप लिख के। अगर और डिटेल में लिखना है तो आप ये भी लिख दो, क्या देयर मसल्स आर स्ट्रेच्ड, उनकी मसल थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती हैं, एंड ब्लड इज डिस्प्लेस टू द स्ट्रेन मसल, और जो तनावपूर्ण मसल्स हैं उसमें ब्लड क्या होता है? डिस्प्लेस होता है मोर रैपिडली, बहुत तेजी के साथ। ओके, दीज चेंजेस कंज्यूम्स एनर्जी एंड द मैन फील टायर्ड। ये जो चेंज हो रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, ब्लड जो तेजी से डिस्प्लेस हो रहा है स्ट्रेन मसल्स में, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए जो आदमी है वो थक जा रहे हैं। तो बाहर बॉक्स पे वर्क नहीं हुआ है, लेकिन अंदर बॉडी में ब्लड के ऊपर वर्क हुआ है उसको डिस्प्लेस करने में। करेक्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो पार्ट ए का आंसर कितना हो गया? 2500 जूल्स। पार्ट बी का आंसर हो गया 0, और पार्ट सी का आंसर ये लिखा हुआ है पूरा थ्योरी। ओके, सो दिस इज पार्ट सी का आंसर। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।